ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करने से पहले हम पहले ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? देखिए बेटा, ऑस्मोसिस क्या होता है। मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और मैंने इसके बीच में लगा दी SPM। बीच में क्या लगा दी? SPM। व्हाट इज SPM? SPM का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? इट अलाउज ओनली मूवमेंट ऑफ solvent molecules. It allows only movement of solvent molecule. जो बेटा ये SPM होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इससे सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट मोलिक्यूल का ही मूवमेंट पॉसिबल है, एग्जिट है, एंट्री है, सिर्फ सोलवेंट मोलिक्यूल की होगी। बाकी डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगी SPM मेम्ब्रेन किस किस की बनी होगी। शायद हम 10th क्लास में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस के बारे में। तो यहाँ हमने SPM लगाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल का पॉसिबल करवा पाती है मूवमेंट। अब मैंने क्या किया, इस तरफ भर दिया डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इस तरफ मैंने भरा बेटा कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, एक तरफ मैंने सॉल्यूशन डाइल्यूट लिया कॉपर सल्फेट का और एक तरफ कंसंट्रेटेड लिया। अब उससे क्या होगा देखिए, अब मैंने ऐसा सॉल्यूशन लेके ये सेटअप करके इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया और हमने कुछ देर के बाद इसको ऑब्जर्व किया। तो जब इसको हम थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, देखिए हमने पहले दोनों तरफ बिल्कुल बराबर वॉल्यूम ली थी। आप लोगों को ये पता है डाइल्यूट का और कंसंट्रेटेड का मीनिंग क्या है, बताओगे बेटा? डाइल्यूट का मतलब सोल्यूट लेस क्वांटिटी में है, सोलवेंट ज्यादा क्वांटिटी में, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है। तो यहाँ पे लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, पानी यहाँ पे ज्यादा है तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। और इस केस में क्या है, ये हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है इसमें, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, मतलब इसमें पानी कम है, सोल्यूट ज्यादा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे देयर इज हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो एक तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो है और एक तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है। देयर इज लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, देयर इज हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। हो गया। अब देखिए हमने दोनों की बराबर वॉल्यूम ली, हमने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया और हमने कुछ देर के बाद क्या देखा कि इस तरफ जो पानी का लेवल है वो घट गया है, ओके, और इस तरफ पानी का लेवल और भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब तो क्या है कि सोलवेंट के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, कहां से कहां, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट से कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ, या लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब समझे आप? इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, or we can say that movement of solvent molecule from dilute copper sulfate to concentrated copper sulfate solution। ठीक है, इसे हम बोलेंगे बेटा ऑस्मोसिस। इसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। ओके, कर लोगे इतना? मैम एक बार फिर बता दो, वीडियो पॉज हो गई थी। अच्छा बेटा, एक मिनट। देखिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट होती है सोलवेंट मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल का, लिक्विड का। कहां से कहां? लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये हमने एक कंटेनर लिया, मैंने इसे दो पार्ट में सेपरेट कर लिया SPM लगा के, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के। एक तरफ मैंने कंसंट्रेशन सोल्यूट की लो रखी और एक तरफ मैंने कंसंट्रेशन सोल्यूट की हाई रखी। यहाँ मैंने लिया डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
यहाँ लिया कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आप सभी को पता है डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी का अमाउंट ज्यादा है तो इसमें सोल्यूट कम है, और कंसंट्रेटेड का मीनिंग क्या है, सोल्यूट ज्यादा है सोलवेंट कम है। तो हमने सेटअप को करके छोड़ दिया, मैंने दोनों साइड बराबर वॉल्यूम ली थी, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट की भी और कंसंट्रेटेड की भी। लेकिन मैंने कुछ देर के बाद क्या देखा कि इस तरफ पानी की वॉल्यूम और कम होगी, लेवल डिक्रीज हो गया वाटर का, और इस तरफ लेवल इंक्रीज हो गया। इसका मीनिंग तो क्या है कि पानी कहां से कहां मूव कर रहा है, लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। ये एग्जांपल आप समझे, बताओ भाई। हाँ भाई, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया बेटा, इसके आगे करें या रब कर दो ये? यस मैम। और एसपीएम का ये बताओ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें से सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट पॉसिबल है और किसी का नहीं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है बेटा ऑस्मोसिस के। ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ, ये इसकी डेफिनेशन है, साथ साथ आप लोग लिख लें, द मूवमेंट ऑफ solvent molecules. What is osmosis? The movement of solvent molecules from pure solute to solution site. From pure solute to solution site with the help of semi-permeable membrane. With the help of semi-permeable membrane. या सेकंड डेफिनेशन क्या लिख सकते हो और करके, the movement of solvent molecule from low solute concentration to high solute concentration. बट ये नेसेसरी है with the help of SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन हुई ऑस्मोसिस की। इट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सोल्यूट टू सॉल्यूशन साइड, या बेटा सॉरी यहाँ मैंने सोल्यूट लिख दिया, 1 मिनट, यहाँ सोलवेंट आएगा, फ्रॉम प्योर सोलवेंट टू सॉल्यूशन साइड, या ये बोल सकते हो फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, इसे हम बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। अब इसके आगे आप देखिए, आपने बेटा 10th क्लास में एक टर्म का नाम सुना होगा डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन, या 9th में सुना होगा केमिस्ट्री में डिफ्यूजन, या तुमने बायो में पढ़ा होगा डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। बताओ पता है किसी को डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? जैसे मान लो बेटा घर में खाना बन रहा है, किचन में खाना बन रहा है, खुशबू उसकी पूरी घर में आ रही है, क्योंकि जो फूड पार्टिकल है, जो उसकी अरोमा है, वो किसमें मिक्स हो गया, एयर में। उसी फिनोमिना को तो क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन जो है ना, मैक्सिमम होता है गैस में, गैस से कम होता है लिक्विड में, लिक्विड से कम होता है सॉलिड में। डिफ्यूजन करवाने के लिए कोई एसपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस का फिनोमिना तभी होगा जब हमारे पास एसपीएम होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। तो ये भी हमारे सिलेबस में है, डिफरेंस इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में, वो आप देखिए बेटा। तो सबसे पहला डिफरेंस, इसमें क्या चाहिए, डिफ्यूजन में कोई एसपीएम नहीं चाहिए, देयर इज नो एसपीएम रिक्वायर्ड, बट इसमें हमें एसपीएम चाहिए, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट ये आपका। अब सेकंड पॉइंट देखो, डिफ्यूजन के केस में
क्या होता है बेटा, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। लेकिन ओस्मोसिस के केस में क्या है, ओस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल ही मूव करेंगे। ओस्मोसिस में आएगा ओनली solvent molecules can move। ओस्मोसिस में सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल ही मूव करेंगे, बट डिफ्यूजन में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जो ओस्मोसिस है, इसमें मूवमेंट, डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। लेकिन इसमें उल्टा होता है, यहां पे मूवमेंट कहां से कहां होगा, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां मूवमेंट होगा लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। अगला पॉइंट, जो डिफ्यूजन है ना बेटा, इसको हम रोक नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। इट कांट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। ना तो इसको हम स्टॉप कर सकते हैं, ना इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, बट जो ओस्मोसिस है इसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड by applying extra pressure। It can be stopped or reversed by applying extra pressure। तो ये आपका डिफरेंस है बेटा डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में। डिफ्यूजन जो है ना, गैस मॉलिक्यूल में मैक्सिमम होता है, गैस मॉलिक्यूल का मूव करना, मिक्सिंग ऑफ गैसेज तो होता है डिफ्यूजन, लेकिन ओस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। और ओस्मोसिस करवाने के लिए एसपीएम मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। विदाउट एसपीएम ओस्मोसिस का फिनोमिना हो ही नहीं सकता, बट डिफ्यूजन के फिनोमिना में कोई एसपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ मूवमेंट होता है हाई सोल्यूट टू लो सोल्यूट, बट ओस्मोसिस में मूवमेंट होता है लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। ठीक है, तो ये बेटा आप डिफरेंस कर लें बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। हो गया वो, तो मैं रख कर तो आगे करवाऊं बेटा। बताओ भाई, हो गया? यस मैम। चलो ठीक है, अब इसके आगे हम करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किस किस की बनी होती है। टॉपिक बड़ा है बेटा, 2 लेक्चर में होगा, आज में पूरा नहीं होगा ये टॉपिक। देखिए, अब हमारा टॉपिक है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये ऐसी मेम्ब्रेन है जिनसे सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल है ना, वो ही मूव कर पाते हैं। ठीक है, ये आपको बता ही दिया मैंने। एसपीएम से सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट पॉसिबल है, सोलवेंट मॉलिक्यूल का, और किसी का पॉसिबल नहीं है। अब एसपीएम किस किस की बनी होती है, जो एनिमल की स्किन है, जो हमारी स्किन है, ये भी एसपीएम का काम करती है। ये स्किन डिहाइड्रेट भी हो जाती है, हाइड्रेट भी हो जाती है, ड्राई भी हो जाती है, मॉइस्ट भी हो जाती है। ठीक है ना, इसे हम कुछ देर तक बेटा हाथों को पानी में रखते हैं, तो बताओ क्या होता है, जो हमारी हथेली है ना, इस पे ऐसे रिंकल्स पड़ जाते हैं, होता है ना। अगर हमारे हाथ लंबे टाइम तक पानी में रह जाए तो हमारे बेटा हाथों पे रिंकल्स पड़ जाते हैं। या हम नहर वगैरह के पानी में नहा के आते हैं, जोड़ वगैरह के पानी में जाते हैं, तो वहां रिंकल्स पड़ गए। क्यों, जो हमारी हथेली का मॉइस्चर है वो सारा बाहर आ गया, मुरझा गया ये। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से क्या है, वैसी पाल हो जाती है। तो जो हमारी स्किन है, इससे भी सोलवेंट का मॉलिक्यूल का मूवमेंट पॉसिबल है। पसीने, स्वेटिंग होती है ना, स्किन से बाहर आता है, तो ये दोनों काम करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, इवोल्व भी कर देता है। तो जो भी स्किन मेम्ब्रेन है वो सब भी किसका काम करती है, एसपीएम का काम करती है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की।
ठीक है। नेचुरली सारी जो आपकी स्किन है वो सब किसका काम करती है, एसपीएम का काम करती है। इसके अलावा जो पिग है बेटा, सुअर जो है, पिग का ब्लैडर, पिग का ब्लैडर जो है वो भी काम करता है एसपीएम मेम्ब्रेन का। और अगर हम आर्टिफिशियल में बात करते हैं तो सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट जो आरओ होता है, जो घर में हम फिल्टर के लिए लगाते हैं आरओ, आरओ में जो मेम्ब्रेन होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ में जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की। ये कैसी मेम्ब्रेन है, नेचुरल है। ठीक है। अब एक दो एग्जांपल कर लेते हैं आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के। तो जैसे आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में हमारा हो गया आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में हमने कर लिया क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है और इसका फॉर्मूला क्या होगा, Cu2FeCN6, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला होगा Cu2FeCN6। तो ये सारी आपकी एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसका काम क्या है, इनसे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट पॉसिबल है और किसी का पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये आप सब नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। और ये मैंने आपको बता ही दिया एसपीएम करती क्या है, जो एसपीएम है ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, जब कर दो बेटा, हो गया? नो मैम। नहीं मैम, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर कर लेना। मीनिंग में पहले समझा चुकी हूँ, ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और किसी का मूवमेंट नहीं होता इस केस में, बस इसका ही होगा सिर्फ। और भी सारे बच्चे क्लास में आएगा, बहुत सारे बच्चे गायब हैं। चलो आगे करते हैं इसके बाद हम। अब हमारा टॉपिक है बेटा, अब तक तो ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, हमने इसे दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया, बीच में क्या लगा दी, एसपीएम, यहां इन्हें एक पिस्टन से जोड़ रखा है, यहां भी हमने इसे एक पिस्टन से जोड़ रखा है। ठीक है, जो इस पिस्टन का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P80, इस पिस्टन का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P80, मतलब 1 एटमॉस्फेयर हो गया। इस तरफ बेटा भरा हुआ है प्योर वाटर, इस तरफ बेटा क्या भरा हुआ है, प्योर वाटर, और इस तरफ भरा हुआ है सोल्ट का सॉल्यूशन। इस तरफ किसका सॉल्यूशन भरा हुआ है, बोलो, सोल्ट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो आप मुझे बताएं इसमें नेचुरली कौन सा फिनोमिना होगा, बोले बेटा, नेचुरली इसमें कौन सा फिनोमिना होगा, इसमें ऑस्मोसिस का फिनोमिना होगा ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेंगे, फ्रॉम प्योर वाटर टू सोल्ट सॉल्यूशन साइड। भाई सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो कहां है, आप बताओ, प्योर वाटर की तरफ क्या है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, ठीक है, और सोल्ट सॉल्यूशन की तरफ क्या है, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां करेगा, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, और फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, प्योर वाटर टू सॉल्यूशन साइड। ठीक है, अब पानी का मूवमेंट तो शुरू हो गया इधर से इधर, लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट हो गया। तो इस तरफ वाटर का लेवल घटना शुरू हो गया, इस तरफ वाटर का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि इस तरफ का पानी इस तरफ आना बंद हो जाए, हमें कुछ ऐसा करना है कि ये पानी का मूवमेंट यहाँ से यहाँ बंद हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ बेटा। हमें इस पानी को यहाँ से यहाँ आने से रोकना है,
तो मुझे इस साइड में और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा हमें इस तरफ और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ये वाटर यहाँ से यहाँ आना बंद हो जाए। मैं ये चाहती हूँ इस तरफ का पानी यहाँ ना आए, तो अगर मैं इस तरफ पानी को आने देने से रोकना चाहती हूँ तो मुझे इस साइड में और भी ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर लगाने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल और क्लोज आ जाएंगे। मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे तो इस तरफ का पानी यहाँ आने से रुक जाएगा। इवन ये हो सकता है कि यहाँ का पानी यहाँ जाने लग जाए, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ का पानी यहाँ आने से रोकना है, तो मुझे इस तरफ कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो P एटमॉस्फेयर प्लस पाई मैंने क्या लगाया, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया। पाई यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, जो किस तरफ अप्लाइड होगा, सॉल्यूशन की साइड में। द एक्स्ट्रा प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड में वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों लगाया गया, टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस या टू प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोकने के लिए। ऑस्मोसिस का फिनोमिना क्या हो रहा था कि यहाँ से वाटर ने यहाँ आना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं ये चाहती हूँ वाटर यहाँ से यहाँ मूव करके ना आए, तो हमने सॉल्यूशन की साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया। तो जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया सॉल्यूशन की साइड में ताकि मूवमेंट रुक जाए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई बेटा या फिर से रिपीट करूं, बोलो। साहिल हिलो बेटा, बताओ समझ गया? यस मैम। ठीक है। और हर्षित इस बार नहीं आया, हर्षित नहीं है, ठीक है। वैष्णवी भी क्लास नहीं लेती। ओके, तो करें इसके आगे भैया। विपिन समझ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अब इसको मैं रब कर देती हूँ, तो ये बना लेना। अब डेफिनेशन लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। डेफिनेशन क्या होगी ऑस्मोटिक प्रेशर की, द एक्स्ट्रा प्रेशर other than atmospheric pressure, the extra pressure other than atmospheric pressure applied on solution side, to prevent the phenomena of osmosis, मतलब समझ गए होंगे, जो एक्स्ट्रा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा हमने अप्लाई किया सॉल्यूशन साइड में, क्यों, टू प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पाई से। तो अब जो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बेटा कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज, क्यों, क्योंकि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, डायरेक्टली ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन सी पे। डायरेक्टली यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन सी पे, और सी यहाँ पे है मोलैरिटी। सी क्या है बेटा, मोलैरिटी। और बच्चों आप सबको पता है जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पता है ना। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है, तो वॉल्यूम तो कम ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। तो जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब अगर आपका पाई कंसंट्रेशन सी पे डिपेंड कर रहा है, तो साथ में जो आपका पाई होगा ऑस्मोटिक प्रेशर वो टेम्परेचर टी पे भी डिपेंड करेगा ना, क्योंकि सी मैंने बता दिया, सी यहाँ पे मोलैरिटी की टर्म में है, और मोलैरिटी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज होगा उससे। तो पाई डायरेक्ट में आ रहा है सी के भी और टी के भी।
ठीक है, तो अब देखिए आगे इसके बाद इसका डेरिवेशन अब हम कर लेते हैं। ये मैंने बता दिया, सी यहाँ पे मोलैरिटी की टर्म में है और पाई डायरेक्ट में टेम्परेचर की भी है, तो ये आ गया जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू टी, तो इट मींस पाई इक्वल टू आ गया सी आई टी। अब जो ये आर यहाँ पे आया, ये आर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आर यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका नाम क्या होगा, गैस कांस्टेंट। आर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, कौन सा, गैस कांस्टेंट हो गया। अब आगे देखो, जो सी है कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, C इक्वल टू m बाई v हुआ। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने सोल्यूट के, सोल्यूट कंपोनेंट B से लिखा, इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मैंने ये वैल्यू m की यहाँ पुट करी, तो बताओ C इक्वल टू क्या आ गया, WB डिवाइड बाय MB, अपॉन में B है ये इनटू में आ जाएगा, तो C की वैल्यू ये होगी। अब ये वैल्यू मैंने C की कहाँ पुट कर दी, बताओ भाई, इसमें पुट कर दी, तो पाई इक्वल टू क्या बन गया, C की जगह क्या आ जाएगा, WB डिवाइड बाय MB इंटू V इंटू R इंटू T। पाई निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन भी होगी, साथ साथ इसमें कैलकुलेशन होगी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट की। नीचे की एक लाइन रब कर दूं, ये कर ली होगी। तो अब बताओ एप्लीकेशन क्या है चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, सेम ही है ना। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB निकालना है, तो क्या हो जाएगा, WB इंटू R इंटू T डिवाइड बाय पाई इंटू V। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, MB इक्वल टू WB इंटू R इंटू T डिवाइड बाय पाई इंटू V। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है, WB क्या है, MB क्या है, पता होगा। WB क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और R की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर लेना पड़ेगा केल्विन में। WB आपको पता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और MB क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। MB is molar mass of solute, WB is given mass of a solute। R आपका गैस कांस्टेंट हो गया, T आपका टेम्परेचर, T है ही केल्विन में लेना है, और V आपकी वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम किसमें लोगे, लीटर में, क्योंकि R की यूनिट क्या है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लीटर में लेनी पड़ेगी, टेम्परेचर केल्विन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन हुआ, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हमने ये पढ़ा ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। आप सबको पता है ना बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो पूरे का पूरा डिपेंड कंसंट्रेशन पे करता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ जाएगा, हाई सोल्यूट टू लो सोल्यूट। प्रेशर लगाने के बाद मूवमेंट होगा हाई सोल्यूट टू लो। ऑस्मोसिस में लो टू हाई होता है, बट प्रेशर लगाने के बाद मूवमेंट होगा हाई सोल्यूट टू लो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो पूरी तरह से सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो पाई प्रोपोर्शनल टू C था, और C यहाँ पे मोलैरिटी की टर्म में है, तो आपको पता है मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो डायरेक्ट में ये T के भी हो गया। तो R यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, नोन एज गैस कांस्टेंट। तो पाई इक्वल टू CRT हो गया। C क्या है, मोलैरिटी है, N/V। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास बाई मोलर मास, तो WB बाई MB हो गया। तो C इक्वल टू क्या आ गया, WB अपॉन MB इंटू V। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ पाई हमने निकाल दी, उसकी हेल्प से मोलिकुलर मास निकल गया सोल्यूट का, वैल्यू ऑफ R आपको बता दी। तो ये टॉपिक आपका पूरा होगा।
अभी बेटा इस टॉपिक में बहुत सारे टर्म्स और है, हीमोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, स्वेलिंग ऑफ सेल वॉल, रप्चर ऑफ सेल वॉल। अभी 2 लेक्चर तो और भी ले गए टॉपिक, मतलब कल इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अभी आपने इतना नोट डाउन कर लिया ये? यस मैम। yes, ma'am. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? कोई डाउट